हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओडमोस्ट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी आज की पॉडकास्ट में माइंड मैटर के ऊपर। तो आज हमारे साथ है कशिश जैन। तो आई जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस कशिश। कशिश is a she's welcome to Kasish Jain and is a practicing in the counseling psychology from the past 2.5 years and have a done in a bachelor in a DU and also is a master in a IGLU. Right, Kasish? Okay, and is she also the specialist in self-image and relationship issue? So, welcome, Kassis. Thank you so much, Chetan, for having me. तो कशिश थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओगे कि मतलब जो हमारी ऑडियंस है वो आपसे ज़्यादा फैमिलियर होता है। श्योर। तो आपने इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया है। मेरा नाम है कशिश जैन और मैं साइकोलॉजी के फील्ड में पिछले 2.5 ईयर्स से अप्रोक्सीमेटली आई बीन वर्किंग। मैंने अपनी बैचलर्स करी है अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स में फ्रॉम रामानुजन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड मैंने अपनी मास्टर्स करी है। बेसिकली डन डबल मास्टर्स। आई हैव डन मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी एंड मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स भी करा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। तो मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ स्कूल्स में एंड ऑर्गेनाइजेशन में पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, जहाँ पे मैं उन्हें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज प्रिवेंशन, इन सब चीज़ों के बारे में आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट। तो ये मेरा थोड़ा वर्कशॉप वाला एस्पेक्ट है। इसके अलावा आई बीन टेकिंग सेशंस, काउंसलिंग सेशंस ऑन सेल्फ इमेज इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, इन सब के ऊपर भी मैंने काम करा हुआ है। सो करंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रैक्टिशनर and I am working as an executive manager in Noida. So yeah, that's about me. Okay, so आपने काफी चीजें कर रखी, like you are the psychologist and you are kind of like deliver the workshop and right now you are working as executive manager. So how do you balance as a role between the psychologist, researcher and like the executive manager? Okay, so basically चेतन मैं बताती हूँ आपको होता क्या है। हमने ना स्कूल में एक, जब हमारे पास स्कूल में साइकोलॉजी थी, सो हमने लाइन होती थी उसकी जिसमें लिखा होता था साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। तो उसका बेसिकली मतलब ये होता था कि आप कहीं पर भी जाओ या आप कुछ भी कर रहे हो, वहां पे साइकोलॉजी होगी। तो साइकोलॉजी ना एक मल्टी डोमेन या फिर कह सकते हो कि एक वैसी फील्ड है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड हो गई बेसिकली, कि आप साइकोलॉजी को किसी भी फील्ड के साथ जोड़ सकते हो। तो साइकोलॉजी वहाँ पे अप्लाई होती ही होती है। इफ यू हैव डन साइकोलॉजी, वो आपके हर एक काम के बीच में आती है। तो अगर आप सेपरेटली एज अ रिसर्च, मेरे साथ रिसर्च का ये होता है, आई हैव डन अ फ्यू रिसर्चेस, पब्लिश्ड एंड नॉन पब्लिश्ड बोथ। रिसर्च मैंने करी थी अपने करिकुलम, एज अ पार्ट ऑफ माई करिकुलम व्हेन आई वाज इन माई कॉलेज। नाउ मोस्टली आई एम फोकस्ड ऑन आर्टिकल राइटिंग। तो मैं रिलेशनशिप्स के ऊपर एक अनअबैश्ड इमोशंस करके, देयर इज दिस पेज ऑन इंस्टाग्राम एंड दे हैव देयर प्लेटफॉर्म, इफ यू गो एंड चेक इट आउट। तो मैंने वहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह को एडिटिंग एंड वो सब कर रखा है। बाकी वर्डप्रेस साइकोलॉजी पे भी मेरे आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं। सो आई बेसिकली राइट अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, उसमें भी रिसर्च इन्वॉल्व हो जाती है। तो कुछ भी मैं अपने काम पे करती हूँ, इफ आई एम डूइंग समथिंग इन माई वर्क, और मैं उसके बारे में सोचती हूँ, बिकॉज साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट थिंकिंग एंड माइंड, फिर मैं वो अपने आर्टिकल में लिख देती हूँ। दैट इज हाउ द साइकिल गोज ऑन। अब मैंने कोई चीज अगर साइकोलॉजी में पढ़ी थी या मैंने कोई थ्योरी पढ़ी थी, तो मुझे, अगर मैं अपने काम पर हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। तो अगर मेरे को किसी से कुछ काम है या फिर मुझे पता है कि मेरा काम किसी की वजह से रुका हुआ है, हाउ साइकोलॉजी कम्स इनटू प्ले। साइकोलॉजिस्ट का रोल इस तरीके से कैसे आता है कि मुझे पता है कि मेरे को उनसे कैसे काम करवाना है, लाइक थोड़ा सा हम्बल होके, या हाउ टू यूज दोस ट्रेड्स एंड टैक्टिक्स की वो काम करके दे दें। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम इनटू प्ले। Apart from that, being a psychologist, I am very proactively working for mental health awareness. तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इसके ऊपर वर्कशॉप्स हो जाएं, इसके ऊपर टॉक्स हो। तो मेरे ना HR से इस बारे में भी हमारा कुछ चलता रहता है, जहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ वर्कशॉप्स दैट कीप ऑन हैपनिंग, अवेयरनेस जनरेशन करना। मैंने अपने ऑफिस में एक चीज इंट्रोड्यूस कराई है, जहाँ पे हर फ्राइडे को हम 2 से 3 के बीच में एक टॉक सेशन रखते हैं। तो जिसको भी ऑफिस में कुछ डिस्कशन करनी होती है, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोल तो पाते नहीं है, तो ऑफिस में अगर किसी को भी कुछ डिस्कशन करनी है तो वो तब कर सकता है। तो मेरे को लगता है कि एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं थोड़ा ऐसे अपना एग्जीक्यूटिव मैनेजर का काम करती रहती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट घर आती हूँ, आई हैव सेशंस अलाइन। तो
मैनेजर का जो काम है सो है, उसके बाद घर आके आई टेक माई सेशंस। वीकेंड्स पे आई एम इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज, जैसे कि आज आई वाज बुक्ड विद यू फॉर दिस पॉडकास्ट सेशन। ऐसी देयर आर अदर थिंग्स, जैसे कभी इंस्टाग्राम लाइव हो गया, तो दैट इज हाउ माई सोशल मीडिया एक्टिव रहता है मेरा इन सब एक्टिविटीज से। सो वीकेंड्स आर ऑक्यूपाइड लाइक दिस, इवनिंग्स आर ऑक्यूपाइड विद सेशंस। तो और उसके अलावा जो जो सीख रही हूँ उसके ऊपर आर्टिकल राइटिंग, सो दैट इज हाउ आई मैनेज एज अ रिसर्चर। तो ये सब चीजों को अलाइन करके फिर वो साइकोलॉजिस्ट का, रिसर्चर का, एग्जीक्यूटिव मैनेजर का, तीनों का पोजीशंस कम इनटू अलाइन। तो ठीक है, बिकॉज मेरे को बहुत पसंद है साइकोलॉजी। मतलब मैं थकी भी हूँ या मैं कुछ भी, मुझे बहुत पसंद है सेशंस लेना, साइकोलॉजी करना। तो वो मेरे लिए कभी भी ऐसे एक्स्ट्रा बर्डन या काम के लिए नहीं होता, वो मेरा अच्छा वाला जोन होता है। तो वो मैं कभी काम के प्रेशर से नहीं करती हूँ। दैट इज समथिंग विच आई डू फ्रॉम माई हार्ट, और वो मेरे दिल की चीज होती है जो मेरे को करनी होती है। तो वो मेरे लिए कभी प्रेशर की तरह नहीं रहा है। बाकी सब चीजों को तो मैं नहीं बोलूंगी। लाइक आपका पैशन, तो आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, तो लाइक कोई भी अपने पैशन को फॉलो एग्जैक्टली, करता है तो बोर होता नहीं है। तो लाइक हाँ जैसे आप मेंटल अवेयरनेस के सेशन में तो बाय इवनिंग या कभी भी, तो बेसिकली हर एक चीज डील की जाती है। जैसे हमारी पॉडकास्ट का नेम भी माइंड मैटर, तो उस पे क्या है, मतलब जो हमारा पॉडकास्ट का टाइटल है वो तो आपका वर्क, तो आप अवेयरनेस होते, तो थोड़ा सा बता सकते हो आप? मेरे को आपको क्वेश्चन थोड़ा एक बार बेसिकली जैसे हमारे पॉडकास्ट का टाइटल है माइंड मैटर, तो हाँ। बेसिकली अभी है, आप भी सेशन ले मेंटल हेल्थ की है। सो व्हाट इज योर फर्स्ट कम की, अगर जो आपने जितने भी बंदों से डील किया उसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या है माइंड से रिलेटेड? सबसे ज्यादा रिलेट माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या आती राइट। हैं? बेसिकली आई टेल यू क्या प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेटेड। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, ठीक है, मैं एक ऑफिस में सेटअप, प्रॉपर कॉर्पोरेट सेटअप में काम करती हूँ। तो आपको पता है कि कॉर्पोरेट के ना बहुत पर्टिकुलर रूल्स राइट। रेगुलेशंस होते हैं, कंप्लायंसेस फॉलो करने होते हैं। अच्छा, वहां पे ना मैंने देखा लोग स्ट्रगल किस चीज में करते हैं कि उनको अपना काम भी करना है, उनको टीम बिल्डिंग भी करनी है, उनको लीडरशिप भी करनी होती है, उनको टास्क भी कंप्लीट करने होते हैं, उनको, अच्छा उनका अपना काम टोटली उनका नहीं होता, उनका काम दूसरों पे भी डिपेंडेंट होता है। राइट। तो सामने वाला उनको काम करके देगा, फिर वो कंपाइल करके या क्रॉस चेक करके फिर वो आगे सबमिट करेंगे। आप समझ रहे हो, वो एक पूरी चेन बंधी हुई होती है। तो मैंने देखा है कि मेरे ऑफिस में जो सबसे ज्यादा मतलब माइंड से रिलेटेड वो होता है स्ट्रेस और एंजाइटी का। मतलब द नंबर ऑफ, बिकॉज यू आर ऑल्सो वर्किंग, मी आई एम ऑल्सो वर्किंग, तो हमें पता है कि लोग कोक कैसे करते हैं, सुट्टा ब्रेक्स लेके। तो देयर इज नो फिक्स्ड साइकिल ऑफ दो सुट्टा ब्रेक्स इन माई ऑफिस। जहां लोगों को काम हुआ वहां लैपटॉप बंद हुआ एंड दे जस्ट गो आउट फॉर अ स्मोक। मतलब उनको, दे डोंट नो हाउ टू प्रॉपरली डील विद द प्रॉब्लम्स और इश्यूज। उनके लिए वही एक तरीका होता है डीलिंग का, जस्ट टू गो आउट एंड स्मोक। सबसे ज्यादा जो माइंड से रिलेटेड मैंने कॉर्पोरेट में फेस करा है, दैट इज स्ट्रेस, वर्क का स्ट्रेस। ठीक है, चाहे तो यू जैसे अभी आपने बताया कि डील करने के लिए मोस्ट ऑफ द वाले क्या करता है सिस्टम एक, और कोई है मतलब जिससे इससे डील किया जाए एज अ फ्रेंडली नेचर, वो तो सिस्टम एक। अच्छा देखो, लोगों को ना हमेशा इजी वे आउट चाहिए होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूंगी कि चेतन आप ना, मतलब लाइक नॉट यू और फॉर दैट मैटर एनी अदर पर्सन, मैं उसको ये बोलूं आप ठंडा पानी पी लो, आप सांस ऐसे ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लो, या आप 10 से लेकर 1 तक रिवर्स काउंटिंग कर लो, जो हमारी एक्टिविटीज होती राइट। हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, जो हम छोटी मोटी एक्टिविटीज दूसरों को ऑफर करते हैं, अगर मैं उनको ये सब बोलूं करने के लिए, उनको लगेगा यार क्या है ये सब, इससे कुछ नहीं होने वाला। वो जाएंगे, वो रिजॉर्ट करेंगे अपनी उन्हीं एक्टिविटीज पे या उन्हीं एडिक्शंस पे जो वो कर रहे हैं, बिकॉज उनको एकदम से चाहिए होता है क्विक रिएक्शन। अब सबसे बड़ा यहाँ पे साइको एजुकेशन का रोल आता है चेतन। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कमी है अवेयरनेस की और साइको एजुकेशन की, सबसे ज्यादा कमी है। उनको ये सब चीजें ना एक्चुअली स्टिग्मा अटैच है कि ये सब स्टूपिडिटी होती है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज मेंट टू डू। सबको ना इजी वे आउट चाहिए होता है। मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं उसको बताऊं मुझे ये बीमारी है, वो पर्चे पे दवाइयां लिखे मुझे दे, मैं बाहर से जाके दवाई खरीदूं, मैं खाऊं, एक ही डोज में मेरे को असर दिख जाना चाहिए। राइट। डॉक्टर ने 5 दिन का डोज लिखा है, मैं वो नहीं लूंगा, मुझे ना एकदम डोज चाहिए। अगर वहीं हम उसको बोले कि अगर आपको खांसी हो रही है ना, आप विक्स लगाओ, आप काढ़ा पियो, आपको 3-4 दिन लगेंगे बट आप ठीक हो जाओगे, आपको ना वो मेडिसिन या केमिकल्स की जरूरत नहीं है। नो बडी वॉन्ट्स टू डू दैट, कोई नहीं करना चाहता है ये चीज, सबको इजी वे आउट चाहिए होता है। तो सुट्टा ब्रेक्स है। अब मैंने भले ही ऑफिस में फ्राइडे का डे रख दिया बोलने के लिए,
मैंने भले ही ऑफिस में एक हमारा डे होता है स्वीट डे कि आप डेजर्ट खाओ ताकि थोड़ा काम, बिकॉज यू नो स्वीट इज समथिंग विच इज हैप्पी प्लेस फॉर एवरीबडी। तो मैंने ये छोटी छोटी चीजें अपने ऑफिस में इंट्रोड्यूस करी हैं, बट किसी को ना फॉलो नहीं करनी होती है वो। तो लोगों को इजी वे आउट ही चाहिए होता है करने को। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जो वो कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं, बट हर कोई करेगा भी तो नहीं ना। बात फिर मतलब इट्स ऑन एन इंडिविजुअल दैट दे डोंट वांट टू डू इट। सो वो भी एक रीजन हो जाता है। जैसे आपने काफी सारे एक्सपीरियंस है, अब आपका कोई ऐसा मेमोरेबल कोई एक्सपीरियंस है जो आपकी रिसर्च में भी हो, आपने डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया आपके वर्क में? अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया था चेतन कि रिसर्च का मेरा जो बैकग्राउंड रहा है मेजरली, मैंने रिसर्चेस करी थी कोविड के टाइम पे। तो कोविड के टाइम पे बिकॉज खाली थे बहुत लोग, तो उस टाइम पे समथिंग और द अदर केप्ट ऑन हैपनिंग। सो उस टाइम पे आई हैड रिसर्च, मेरा करिकुलम का पार्ट था रिसर्च, तब मैंने रिसर्च करी थी। जब मैंने मास्टर्स करी थी तब मैंने रिसर्च करी थी। रिसर्च के बाद बिकॉज रिसर्च इज वेरी इंटेंसिव, देखो वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग रिसर्च में बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। इट्स अ वेरी विगरस प्रोसेस एंड यू नो कि आई एम राइट नाउ प्लेइंग मेजर रोल, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं रिसर्च में टाइम इन्वेस्ट कर सकूं। सो आई हैव सॉर्टेड आउट टू आर्टिकल राइटिंग। तो मैं रिसर्च करके ही आर्टिकल राइटिंग पे ज्यादा फोकस करती हूँ। कुछ ऐसे आर्टिकल्स जिनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ा है मेरे वर्कफोर्स पे या फिर जो मैं काम करती हूँ उस पे, तो आई हैव रिटन अ फ्यू आर्टिकल्स ऑन, एक तो वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क और प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ बैलेंस। तो उसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि कैसे मतलब देयर आर, इसमें ना बहुत बड़ा जेंडर डिफरेंस आता है। अच्छा, आई हैव सीन कि विमेन जो है ऑफिस में दे आर वेरी प्रोएक्टिव, और वो बहुत प्रोएक्टिवली अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करके चलती है। वेर इन मेन या फिर मेल्स ऑन द अदर हैंड, वो लोग इतने ज्यादा अपने काम पर फोकस्ड होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे देयर आर फिक्स्ड 8.5 वर्किंग आवर्स। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ इस चीज का कि मेरे ऑफिस में 8.5 घंटे आपको अपनी ड्यूटी करनी है। आप सुबह 8 से लेकर 10 बजे के बीच में कभी भी आओ और आप अपने 8.5 घंटे पूरे करो। आप शाम को 4:30 से बीच में 6 बजे तक 7 बजे तक जब आपके 8.5 घंटे पूरे हो रहे हैं आप जाओ। सो आई हैव सीन विमेन कमिंग टू द ऑफिस एट 8-8:30 इन द मॉर्निंग, अपने बच्चों का नाश्ता बना के, अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके, अपने हस्बैंड का टिफिन रेडी करके दे आर रीचिंग ऑफिस, और शाम को 4:30 होती जैसे उनके 8.5 घंटे पूरे हो रहे हैं वो कुर्सी से खड़ी हो जाती हैं, लैपटॉप बंद, अपना घर जाना, बिकॉज दे हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फॉर दैट मैटर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं भी, उनको घर जाना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। वहीं आई एम सीइंग मेल्स जो 8-8 बजे ऑफिस में बैठे हैं एंड दे डोंट वांट टू लीव, या वो 10 बजे भी ऑफिस आते हैं आराम से अपना घर वर का काम करके एंड दे आर इन द ऑफिस, और वो शाम के 8 बजे तक बहुत आराम से ऑफिस बैठे होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव टू गो होम, या उनको कुछ करना नहीं होता। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं ये नहीं कहूंगी सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सारी औरत एक जैसी होती है, एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, अनडाउटेडली। तो कुछ मेल्स भी हैं जो सुबह आते हैं, अपना टाइम पूरा करते हैं और टाइम तो चले जाते हैं। तो मैंने ना बहुत मेजर डिफरेंस ऑब्जर्व किया, तब मैंने इसके ऊपर अपना आर्टिकल लिखा था कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आपका फैमिली इन्वायरमेंट ही घर पर अच्छा होता है तो आप चाहते हो घर जाना और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। इट इज नॉट खाली प्रोफेशनली या आपका ऑफिस का, भले ही आपका ऑफिस का एटमॉस्फेयर खराब होता है, बट मैंने ये देखा है कि लोग फिर भी प्रेफर करते हैं कि अगर देखो 2 खराब चीजों में से आप कम खराब वाली चीज उठाओगे ना, कि 2 खराब चीज है तो ठीक है, अब आपके पास अगर दोनों ही अच्छी चीज होंगी तो आप उसमें ज्यादा अच्छी चीज उठाओगे, ये हो जाता है डिफरेंस। तो अगर आपका ऑफिस का माहौल भी थोड़ा खराब सा है, घर का माहौल भी खराब सा है, घर का माहौल ज्यादा खराब है, चल यार ऑफिस में बैठ जाते हैं। बट अगर ऑफिस का माहौल हमेशा खराब या अच्छा ऐसा बीच के बीच में डाइसी रहता है, एक दिन होते हैं वो, माहौल हमेशा नहीं होता है, लेकिन अगर घर का माहौल परमानेंटली अच्छा होगा तो आपका मन करेगा वापस जाने का। तो वो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ हमेशा बैलेंस हो जाती है। इसके ऊपर आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड आई हैव रिटन आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग कि कैसे वो करते। तो यहाँ मेरा मेजर एक इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस जो आप बात कर रहे हो वो मेरा यहाँ आया था। मैंने यहाँ पे ये चीज जरूर ऑब्जर्व करी थी, या मैंने यहाँ पे ये चीज जरूर देखी थी इस रिसर्च में। इसके अलावा भी देयर आर फ्यू रिसर्चेस, फ्यू आर्टिकल्स आई हैव रिटन। मतलब मेजरली मेरा थोड़ा, क्योंकि मैंने क्रिमिनोलॉजी कर रखी है, तो जो मेरे शुरू के आर्टिकल्स है, शुरू के रिसर्चेस है, वो थोड़ा क्रिमिनोलॉजी, प्रोस्टिट्यूशन, लॉज, प्रिजन, इन सब के ऊपर ज्यादा, तो वो मेरा वर्क के ऊपर अभी इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज है। जैसे आपने बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस करने के, तो ऐसे मेंटल हेल्थ सबको पता है आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट। और हम बात करते हैं एज अ वर्क प्लेस की या हमारा कोई से भी
वो चाहे वो प्रमोट करना हो या हमारा घर हो, तो वहाँ पे कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, लाइक क्या इम्पोर्टेंस है मेंटल हेल्थ की एज अ वर्क प्लेस और एज अ कौन कौन सी लाइक हम क्या मेजर रोल अपना कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल करने में, In a workplace only, right? वर्क प्लेस एंड लाइक पर्सनल बाउंड्रीज। ओके, तो एज एन इंडिविजुअल ऑन अ पर्सनल लेवल, पहले मैं पर्सनल लेवल की बात करती हूँ कि हम एज एन इंडिविजुअल ऑन अ पर्सनल लेवल आप क्या कर सकते हो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए इन अ वर्क प्लेस एंड इन अ पर्सनल लाइफ ऑल्सो। मैंने एक इंसिडेंट से शुरू करती हूँ। तो अभी 2 हफ्ते पुरानी बात है, मेरे ऑफिस में ना एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था जहाँ पे मेरे ऑफिस का पूरा फॉरेन बोर्ड आने वाला था। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि जब आपके ऊपर कुछ ऐसा काम होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता है आपका एक इवेंट आना है और इस इवेंट के चक्कर में पूरा ऑफिस मतलब जूनियर सीनियर मैनेजर्स लोअर मैनेजर्स सभी वो काम में उलझ हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में थोड़ा जरूरी हो जाता है कि जो आपका डेली के टास्क होते हैं ना, आप उसका प्रेशर कम कर दो। आप एक इंसान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इंसान जो अपना नॉर्मल लाइफ में काम कर रहा है या जो उसका डेली का टास्क है उसके बियॉन्ड भी वो आप उसके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज डालते चले जाओ, क्योंकि हर एक इंसान की कैपेसिटी होती है प्रेशर डील करने की। अगर मुझे पता है मुझे 8 घंटे में ये काम कंप्लीट करके देना और मेरे पास ऑलरेडी इतना प्रेशर है, उसके बाद आप मुझे ये बोलो कि सुनो गेस्ट की लिस्ट को कॉल कर दो, इनसे कोऑर्डिनेशन कर लो, तो मैं टाइम कैसे मैनेज करूंगी? मैं नहीं कर पाऊंगी। तो हमारे ऑफिस में एक इवेंट हुआ था विच वाज अ वेरी मेजर इवेंट और वहां पे हमारा पूरा फॉरेन बोर्ड आया था। उसमें सबके ऊपर ना बहुत वर्क प्रेशर बहुत सब कुछ बढ़ गया था, क्योंकि पूरा इवेंट करना था। कोई एंकरिंग कर रहा है, कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जैसे ऐसा होता है। लेकिन हमारा उसी साथ ना काम का प्रेशर कम नहीं हो रहा था। जो हमारे डेली टास्क थे वो हमें करने ही करने थे, उसके अलावा भी हमें ये करना था। सो देयर वाज दिस गर्ल इन द ऑफिस जो सुबह ऑफिस आई एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड स्ट्रेस शी हैड, she got a panic attack, very severe panic attack in the office and she was rushed to the hospital. उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहां जाके उसको ग्लूकोज चढ़ा है, उसको मेडिसिन दी गई है, उसके एंजाइटी को काम करा गया है थ्रू मेडिकेशंस डायरेक्टली, बिकॉज शी वाज सो सिवियरली पैनिकिंग एट दैट सिचुएशन एंड द ओनली रीजन वाज वर्क प्रेशर। सिर्फ और सिर्फ वर्क प्रेशर था, क्योंकि वो अकेली रहती है, उसके ऊपर घर का कोई प्रेशर नहीं था। शी इज अ यंग किड ऑफ 27 years old, अभी काम शुरू करा है, कुछ उसके ऊपर वर्क प्रेशर, घर का कोई प्रेशर नहीं था किसी भी चीज का, बस उसके ऊपर वर्क प्रेशर इतना आ गया था कि उसके साथ उसकी सिचुएशन आप देख रहे हो ऐसी हुई है। तो उसके बाद जब मेरी उससे पर्सनल लेवल पर बात हुई, सो शी टोल्ड मी कि कशिश मैंने तो ना अब क्या करा है, मैं घर जाती हूँ या मैं कहीं भी वेकेशन पे जाती हूँ, मैं कहीं छुट्टी पे जाती हूँ, मैं अपने ऑफिस मतलब मैं अपने फोन का आउटलुक ही बंद कर देती हूँ, मैं नोटिफिकेशन ही बंद कर देती हूँ कि मैं अगर छुट्टी पर हूँ तो हूँ, मुझे काम नहीं करना तो मुझे नहीं करना, मैं हूँ ऑफिस, आप मुझे काम बोलो मैं करूंगी। अब क्योंकि मैं ना उस बारे में सोचती ही नहीं हूँ या मैं उस चीज में इतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना सोचूंगी मैं उतना स्ट्रेस लूंगी, मैं जितना स्ट्रेस लूंगी वो मेरी फिजिकल हेल्थ खराब करेगी। और मैंने ना वो दिन देख लिया जब वो किस लेवल पर जाकर गिरता है, जब आप उस लेवल पर जाके गिरते हो तो वो कितना बुरा होता है। तो उस दिन की मतलब वी वर ऑन लंच ब्रेक एंड मतलब हम लोग खाने के बाद थोड़ा सा ऐसे राउंड लगा रहे थे। सो आई वाज लाइक चलो यार मैं ना जा रही हूँ, मेरे ना दिमाग में वो काम घूमे जा रहा है, आई हैव टू कंप्लीट माय वर्क। सो हर मतलब बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई सेड दिस थिंग, और बीइंग अ नॉर्मल मतलब नॉर्मल क्या, बीइंग अ नॉन साइकोलॉजिस्ट उसका रिस्पॉन्स था कशिश मत सोच, काम के बारे में मत सोच, ब्रेक पर आई है ना तू अपना ब्रेक एंजॉय कर, अभी काम के बारे में मत सोच, जब ऊपर ऑफिस के अंदर पैर रख देगी ना वापस तब सोचियो। तो वो ना एक इंसिडेंट ही आपको हिलाने के लिए बहुत होता है, समझ रहे हो आप बात को? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना रादर देन कोई आपके लिए करने नहीं आएगा। आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि आप पर्सनल लेवल पर क्या कर सकते हो खुद के लिए। कोई सामने वाला, मैं ऑफिस में कितने भी सेशंस ऑर्गेनाइज करवा दूं, मैं कितने भी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवा दूं, जब तक इंडिविजुअल खुद के लिए स्टैंड नहीं लेगा या खुद के लिए कुछ नहीं करेगा ना, आपको वॉलंटरीली करना पड़ता है। वॉलंटरी करने के लिए क्या होता है, सबसे पहली चीज जो मैंने देखी है वो है टाइम मैनेजमेंट और शेड्यूल फॉर्मेशन। एक रूटीन बनाना और टाइम मैनेजमेंट करना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वर्क प्लेस में, कि मुझे इस टाइम से इस टाइम ये करना है, मुझे इस टाइम से इस टाइम ये करना है। आप टास्क एलोकेशन करो, आप टाइम मैनेजमेंट करो, बिना टाइम मैनेजमेंट के आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो होती है वो है टीम को काम देना। आप ऑफिस सेटअप में हो,
आपको टीम को काम देना बहुत जरूरी है। लोग मैंने देखा है क्या करते हैं, टीम को काम दिया, टीम से काम नहीं हुआ, मैं ही कर लेती हूँ यार, काम खत्म करना है तो मुझे दे दे, मैं निपटा देती हूँ। अगर आप ऐसे करते रहोगे, आप क्या, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप सामने वाले का काम करो, उसको तो पता है ना कि हाँ भाई खराब काम करके तो काम ऐसा करो कि अगला बंदा बोले इससे काम ही नहीं करवाना। तो अगर आप ऐसा काम करके दोगे तो अगला बंदा तो फिर कहेगा ना हाँ चल ठीक है यार तू ही कर दे, मैं तो कर ही नहीं करते अपना मतलब ये काम। वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपको दूसरों को सिखा के एक टीम में काम करना आना चाहिए, इससे आपका प्रेशर कम होता है। अपने लिए काम निकालना मतलब मैंने देखा है लोग खा रहे हैं मीटिंग अटेंड करते करते, लोग खा रहे हैं ऑफिस में मेल करते करते, ये चीज बहुत खराब है। एक मील टाइम, पर्सनल टाइम, रिसेस टाइम, ब्रेक टाइम बहुत जरूरी है। आपने वो पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा क्रिएटिव थॉट्स तब आते हैं जब बंदे का दिमाग खाली होता है, अदरवाइज नहीं आते हैं। तो टिल द टाइम यू आर फ्री आप क्रिएटिवली या फिर एक्सटेंसिवली सोच ही नहीं सकते हो, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए वो मी टाइम निकालना या ब्रेक टाइम निकालना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपनी बॉडी को उतना एग्जॉस्ट ही मत करो कि वो बर्नआउट वाली सिचुएशन तक जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बर्नआउट वाली सिचुएशन तक चली जाएगी और आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते हो, जस्ट टॉक टू योर मैनेजर, जस्ट ट्राई टू टॉक एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन, जस्ट ट्राई टू बी मोर पेशेंट। अगर ये सब चीजें आप पर्सनल लेवल पे करो, ऊपर से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ड्रिंक मोर वाटर, ठीक है, पानी पीना, ब्रेक लेना, चाय पीना, कॉफी पीना, दीज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी फॉर यू टू डू। कॉन्स्टेंटली काम हो गया, ऑफिस के 9 घंटे खत्म हुए, नाउ जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर ऑफिस। कल आ गया, वापस आपको वही काम करना है, थिंक अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो। इफ यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट वन थिंग, it will never help you in any of the situations. Calm down, have some leisure time for yourself. This is my suggestion कि आप पर्सनल लेवल पे करो। ऑफिस में, अपनी पर्सनल लाइफ में अगर आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, देखो चेतन, स्ट्रेसफुल स्ट्रेसर्स ना हर जगह होते हैं और वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको स्ट्रेस हो रहा होगा कि अच्छा ठीक है मुझे अब ये पर्टिकुलर काम करना है, या मुझे अब इस पॉडकास्ट में ये करना है, या अगले पॉडकास्ट में काम, मेरे लिए वो चीज स्ट्रेसफुल नहीं है, वो पता है मुझे नहीं है। तो वो ना सिचुएशन स्ट्रेसफुल कैसे इंडिविजुअल अप्रेज करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब मैं प्रॉब्लम फोकस होके चलूं या मैं इमोशनल फोकस होके चलूं, वो मेरे ऊपर है कि मुझे प्रॉब्लम पे फोकस होके सोल्यूशन निकालना है या मुझे अपने इमोशंस पहले कंट्रोल करने हैं कि हाय मेरे को दिक्कत हो रही है, हाय मेरे को ये करना है, मेरे को करना है। वो अपने आप को काम डाउन करो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो इंडिविजुअल लेवल पे ना आपको दो चीजों पे ध्यान रखना है कि आप प्रॉब्लम फोकस होके चल रहे हो या इमोशनल फोकस होके चल रहे हो, प्रॉब्लम को कन्फ्रंट कर रहे हो या इमोशन को कन्फ्रंट कर रहे हो। और जब आप वो चीज को फिगर आउट कर लोगे ना अपनी लाइफ में, तब आप स्ट्रेस को बहुत इजीली डील कर सकते हो। स्ट्रेस कैन नॉट बी कम्प्लीटली अवॉइडेड, स्ट्रेस तो आएगा, एक खत्म होएगा दूसरा आएगा। कैसे डील करते हैं, आपके पास कितनी रिसोर्सेज हैं डील करने के लिए, हाउ यू आर मैनेजिंग इट, दैट इज इन योर हैंड्स। तो आप वो चीज कर सकते हो। दिस वुड बी माई एक आउटलुक या आउटपुट ऑन हाउ यू कैन मैनेज विद स्ट्रेस इन वर्क प्लेस और इन पर्सनल लाइफ। जैसे अभी आपने बात की पैनिक अटैक का आता है, मोस्ट ऑफ द स्टेप्स से आते हैं जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। पर कई बार क्या होता है वो आपके पास इवेंट या पास टामर से आ जाते हैं, तो उसको उनसे कैसे डील किया जाए। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, चाहे वो कोई रिलेशनशिप में कोई बंदा या कोई अपने करियर की गाइडेंस हो या किसी भी उसमें हो, किसी भी स्टेप में, या कोई भी ऐसा पास इवेंट उसके दिमाग में हो, तो अगर उस टाइम उसे पैनिक अटैक आए तो वो वहां से कैसे आउट होता है, मतलब पैनिक अटैक ना आए या पैनिक अटैक आए तो उससे कैसे डील करता है। ओके, तो हाउ टू बेसिकली डील विद पैनिक अटैक्स। पहले मैं आपको बताती हूँ रीजन क्या होता है पैनिक अटैक्स आने का। पैनिक अटैक्स आने का मेजर रीजन होता है चेतन फियर। इफ यू हैव फियर ऑफ समथिंग एंड यू हैव वेरी सिवियर फियर ऑफ एनीथिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूँ किसी इंडिविजुअल को हाइट का फियर है, अगर आप उसे ट्रैकिंग पे लेके जाओगे या आप उसे बहुत ही ऊंची हाइट पे लेके जाओगे और उसको नीचे देखेगा और उसको फियर है, ही विल स्टार्ट गेटिंग पैनिक अटैक्स, या वो पैनिक ही हो जाता है। अगर पैनिक अटैक भी नहीं आता उसको पैनिक सिचुएशन उसके लिए क्रिएट हो जाती है। फियर इज द मेजर रीजन ऑफ पैनिक अटैक्स। सेकेंड रीजन जो पैनिक अटैक्स के होते हैं वो होते हैं आपके पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर होना। अगर आपकी लाइफ में कोई पास्ट ट्रॉमा है
या जैसे कोई ब्रेकअप, बहुत बैड ब्रेकअप से आप गुजरे हो, या फिर आपकी लाइफ में बहुत ही रिग्रेटफुल कोई डिसीजन था, या बहुत ही बड़ी मेजर मिस्टेक आपने कुछ थी जिसकी वजह से आप बाहर निकले हो, और वो कोई चीज ट्रिगर कर देता है दोबारा, तो आपका जो फ्लो ऑफ थॉट्स होता है वो वापस उसी डायरेक्शन में चला जाता है जो पास्ट में था, और उस वजह से आपको पैनिक अटैक आने लग जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल किसी बहुत ही बुरे ब्रेकअप से निकला है, ठीक है, अब वो थोड़ा मूव ऑन कर चुका है या उसके साथ थोड़ा पास सिचुएशन है, और बाय चांस ही एनकाउंटर्स हिज एक्स in a public place with some new individual, for example may or may not be her new boyfriend, ठीक है। अब इस इंडिविजुअल को एकदम से मेमोरीज फ्लैशबैक होते हैं, सारा ट्रॉमा बाहर आता है कि हाउ बैड द रिलेशनशिप वाज, हाउ बैड द ब्रेकअप वाज, एवरीथिंग फ्लैशबैक कमिंग इन, देन दिस पर्सन स्टार्ट्स गेटिंग पैनिक अटैक्स। तो ये सिचुएशंस होती है जब हमारे को पैनिक अटैक्स आना शुरू होते हैं, ये रीजंस होते हैं पैनिक अटैक्स आने के। हाउ टू डील विद पैनिक अटैक्स, इसका मेजर थिंग इज जब आप खुद पैनिक अटैक में हो तो डिपेंड करता है सिवियरिटी पर कि मुझे कितने सिवियरिटी का पैनिक अटैक आया हुआ है। अब अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल से चलो एक्सप्लेन करती हूँ। बीइंग एन इंडिविजुअल, भले ही मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे पैनिक अटैक्स नहीं आ रहे हैं या आई हैव नॉट गॉन थ्रू देम। दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग आई शेयर विद यू, आई हैव आल्सो गॉन थ्रू पैनिक अटैक्स, ठीक है। तो जैसे मेरे साथ हुआ था कि आई वॉज इन माई जिम, आई वॉज वर्किंग आउट एंड आई वॉज ऑन ट्रेडमिल or something, and some situation happened and flashback memories and I had this experience of a panic attack situation। और मुझे पता था कि मेरे को वो चीज हो रही है that I am breathing in and out very fast, मुझे precipitation हो रहा है, मुझे sweating आ रही है, ठीक है। ये सब चीजें एज एन इंडिविजुअल मैंने वो सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर लिए। तो मैं क्विकली वॉशरूम में गई, पानी की बोतल लेके मैंने मुंह धोया, मैं चेयर पे बैठी, मैंने अपने आप को काम डाउन करा, मैंने लंबी सांसें लेना शुरू करा, मैंने पानी पीना शुरू करा और मैंने काउंटिंग करनी शुरू करी, बिकॉज दिस इज व्हाट आई नो व्हाट आई हैव टू डू इट, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली व्हेन आई हैड अ सेकंड पैनिक अटैक, आई वाज ड्राइविंग, आई रिसीव्ड अ कॉल from somebody and I got a news or something which was very difficult for me to manage at that time and I had a panic attack। तो मैंने गाड़ी साइड में लगाई and I calmed myself down। तो ये एक सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे इंडिविजुअल को पता है उसको खुद के साथ क्या करना है। अगर आप किसी इंडिविजुअल के काम क्रॉस करते हो जिसको बहुत ही सिवियर पैनिक अटैक आ रखा है कि ही कैन नॉट मैनेज हिमसेल्फ, हमारे साइकोलॉजी में ग्राउंडिंग टेक्निक होती है जो हम फॉलो करते हैं। उस ग्राउंडिंग टेक्निक में क्या होता है, हमें ना 5 चीजें अपने रूम में ऐसी ऑब्जर्व करनी चाहिए होती है उस टाइम पे। उसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारी 5 सेंसेस को, जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको हमारे को रोल में लाना होता है। तो कोई भी ऐसी 5 चीजें हमें करनी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज को टच कर रहे हैं, किसी एक चीज को हम स्मेल कर रहे हैं, कोई एक साउंड हम सुन रहे हैं और किसी एक चीज को देख रहे हैं, ठीक है, और किसी एक चीज को हम पी रहे हैं, जैसे पानी पी ले तो टेस्ट आ रहा है हमारी टंग पे। तो हमें 5 चीजों को, 5 सेंस ऑर्गन्स को यूज में लाना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्रीदिंग एक्टिविटीज या ब्रीदिंग का जो एक्सरसाइज होता है वो लोगों को लगता है बहुत स्टूपिड है, सांस अंदर बाहर लेने से कुछ नहीं होता, बट वंस यू ट्राई इट, इसका भी प्रॉपर मेथड होता है दैट यू हैव टू ब्रीद इन अ रियली लॉन्ग ब्रेथ, कि जैसे आपने बहुत गहरी सांस ली और फिर वेरी स्लोली आपने उसको अपने माउथ से रिलीज करा। ये टेक्निक होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। इसको अगर आप 5 बार 7 बार करोगे, आप एनीवे काम डाउन होते हो। उसके बाद फिर पानी पीना, उसके बाद फिर काउंटिंग करना, ये तो बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज है जो आप पैनिक अटैक वाली सिचुएशन में कर सकते हो। उसके अलावा फिर आती है हमारी ग्राउंडिंग टेक्निक्स जो आपको करनी चाहिए। तो अगर कोई इंडिविजुअल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रैकिंग पे गई थी, वहां पे अगेन आई मेट विद दिस इंडिविजुअल हु हैड फियर ऑफ हाइट, और वो आ गई थी एंड जब उन्होंने देखा तो उनको पैनिक अटैक आना शुरू हो गया था। तो अब आप सोचो वहां पहाड़ पे क्या सिचुएशन होगी विद लिमिटेड रिसोर्सेज। सो माय फर्स्ट, जो हम एक जैसे फर्स्ट एड होता है ना एम्बुलेंस वगैरह का, ऐसे एक साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड भी होता है। तो जब किसी को पैनिक अटैक आता है एज एन इंडिविजुअल, जैसे हम सीपीआर वगैरह देके इंडिविजुअल को थोड़ा स्टेबल करके हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, आप साइकोलॉजिकली अगर किसी को पैनिक अटैक आ रहा है तो भी आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने उनको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड दे दी
उसके बाद फिर आप उनको हॉस्पिटल साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जा सकते हो। तो जो मैं आपको तरीके बता रही हूँ ये साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के हैं। तो मैंने उनको वहां पर बिठाया, मैंने उनको उनके मतलब जैकेट वगैरह उतार के, उनके हेयर ओपन करके, उनको पानी वानी दे के, और उसके बाद फिर उनको काम डाउन करके फिर हम उनको नीचे ले जाके थोड़ा सा हमें उन्हें वो करा, स्टेबलाइज करने की कोशिश करी, उनके पसीने वगैरह पोछे, उनको ब्रीदिंग एक्टिविटीज कराई। दिस वाज समथिंग व्हिच यू कैन डू एट दैट मोमेंट। उसका फर्दर प्रोसेसिंग क्या होती है, दैट इज अ सेकंड स्टेप। वो आपको मतलब वो नॉट एवरी इंडिविजुअल कैन डू दैट, वो फिर डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट का रोल कम्स इनटू प्ले। सो दिस इज हाउ यू कैन डील विद योरसेल्फ आल्सो, अगर पैनिक अटैक आ रहा है या विद समबडी एल्स जिसको आप देख रहे हो पैनिक अटैक आते हुए। और सो कैसे जैसे आपने काफी चीजें बताई, मतलब पर्सनल लेवल पे भी, एज ए इंडिविजुअल लेवल पे, वर्क लेवल। तो लाइक अभी जैसे आप अवेयरनेस कर रहे हो, तो व्हाट इज द स्कोप एंड लाइक फ्यूचर इन साइकोलॉजी, मतलब क्या अभी चीजें होगी साइकोलॉजी में, क्या चीजें होनी चाहिए इन पॉइंट ऑफ व्यू? चिंतन मैंने ना मैं 11th से मेरे पास साइकोलॉजी है, और मतलब 11th यानी कि 2015 से आई बीन स्टडीइंग साइकोलॉजी, 2024 नाउ, ऑलमोस्ट 9 इयर्स। मैंने जो चीज मेजरली ऑब्जर्व करी है वो है सबसे ज्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस हमारी कंट्री में। बिल्कुल भी साइकोलॉजी को लेके या मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेके हमारे कंट्री में अवेयरनेस जीरो है। आई लिटरली से इट इज जीरो। लेकिन पोस्ट कोविड मैंने ना बहुत ही ड्रास्टिक चेंज ऑब्जर्व करा है। As a professional in this field, I have observed a very drastic change. I have seen कि nowadays जो लोग MBA कर चुके हैं या जो लोग अपना प्रॉपर फील्ड कंप्लीट इंजीनियर वगैरह बन चुके हैं, उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है साइकोलॉजी में। दे आर नाउ परसुइंग देयर डिग्रीज थ्रू ओपन यूनिवर्सिटीज या ओपन ऐसे जो भी कॉलेजेस होते हैं डिस्टेंट मोड में, एंड दे आर learning about psychology. And as an individual I have seen कि organizations में mental health awareness drive चलनी शुरू हो चुकी है लोगों को। मतलब this is something which has become a brand also, a fashion sense also, a fancy thing also. लेकिन किसी भी चीज के थ्रू, मतलब मेरा तो ये मानना है कि चाहे कुछ भी चीज हो, किसी भी एक्शन के थ्रू एटलीस्ट प्रमोशन तो हो रहा है उस चीज का। जो चीज इंपॉर्टेंट है उस चीज का प्रमोशन होना बहुत जरूरी है। देखो गलत तरीके से प्रमोट करना, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे स्यूडो साइकोलॉजिस्ट ना इंस्टाग्राम पे ज्ञान देने बैठ जाते हैं। उनके पास कोई डिग्रीज नहीं होती है, उनको लगता है साइकोलॉजी लोगों को ज्ञान फैलाना होता है, लोगों से बात करना होता है। मैं मतलब बीइंग अ प्रोफेशनल, मेरे खुद के डिस्टेंट रिलेटिव मेरे पास आके पता है क्या बोलते हैं, पता है कशिश, मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। मतलब वो मेरे से आके डिस्कस करते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स है, मेरे को ये दिक्कत हो रही है, और मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। कुछ बड़ी बात थोड़ी है इसमें, कुछ होता थोड़ी है। तो मतलब मैं भी हूं ना फिर साइकोलॉजिस्ट। अब आप उस इंसान को क्या जवाब देंगे ये आप ही जान सकते हो। मतलब फिर तो हमारी 10 साल की पढ़ाई लिखाई, हमारी डिग्रीज की तो कोई वैल्यू या वर्थ ही नहीं रही। अगर एक इंडिविजुअल किसी को ज्ञान दे रहा है और हमने इतनी थ्योरीज, इतनी हिस्ट्रीज, इतनी सब चीजें करने के बाद भी अगर हम इसी पोजीशन पर हैं जिस पोजीशन पर वो इंसान है, देन इट मीन्स नथिंग टू अस। बट नाउ आई कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। बहुत स्कोप बाकी है साइकोलॉजी का। मतलब जिन लोगों को हिचकिचाहट होती है ना कि हम जाएं साइकोलॉजिस्ट के पास, हम कंसल्ट करें, मतलब साइको एजुकेशन की अभी भी कमी है लोगों को। आई हैव सीन क्लाइंट्स कमिंग टू मी और उनका रिस्पॉन्स होता है कि अच्छा अब एक सेशन हो तो गया, अब दूसरे सेशन में चलो, मैं तो कुछ इम्प्रूव ही नहीं हुआ, मतलब अब क्या, मेरे को तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। तो वो चीज ना लोगों को रियलाइज नहीं होती कि डज नॉट, मतलब एक सेशन 2 सेशन में नहीं होता। आप स्किन के डॉक्टर के पास जाते हो, स्किन के डॉक्टर की भी 1500 रुपए फीस होती है, और वो भी आपको 2 हफ्ते बाद दोबारा बुलाता है ना, और वो भी एनालाइज करता है कि आपके वो निशान गए या आपके दाने खत्म हुए, फिर वो दवाई बदलता है, फिर वो आपको दोबारा 2 हफ्ते बाद बुलाता है। आप जाते हो और आप उसके 1500 रुपए भरते हो। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास या आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने टाइम से आपके अंदर हैं, वो आप आओगे और आप ऐसे मुझसे पूछोगे और मैं आपको एक पर्ची पे लिखकर दूंगी और वो रिजॉल्व हो जाएंगे? जब उनको पैदा होने में या बढ़ने में या रहने में इतना टाइम लगा है, तो वो सॉल्व तो इतनी जल्दी नहीं हो सकते। साइकोलॉजी का जो स्कोप है चेतन, इट इज वेरी वाइड, वेरी वाइड। सिर्फ मेंटल हेल्थ का मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि क्लिनिकल में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गया, म्यूजिक साइकोलॉजी हो गया, डांस साइकोलॉजी हो गया, आर्ट साइकोलॉजी हो गया, सोशल साइकोलॉजी हो गया, क्रिमिनल साइकोलॉजी हो गया, सब चीजों में स्कोप इज वेरी हाई। बट इंडिया में द रेस इज स्टिल वेरी लॉन्ग।
मतलब इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच देयर। एंड आई होप कि मतलब जितने भी प्रोफेशनल्स हैं और यंग साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, आप लोगों के यूट्यूब चैनल के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू थोड़ी और अवेयरनेस जनरेट होती रहेगी। तो टिल द टाइम इट इज हैपनिंग, आई एम वेरी होपफुल कि इट विल बी देयर इन द फील्ड। सो दैट इज इट। सो बस जैसे अगर आपने बताया कि अभी काफी ज्यादा स्कोप है, अगर बाई चांस किसी को एज ए स्टूडेंट या इंडिविजुअल कोई पर्सन करना चाहता है, एज अपना करियर साइकोलॉजी में बनाना चाहता है, तो उनके लिए क्या एडवाइजेज है, मतलब क्या क्या उनके लिए स्टेप रहेंगे तो वो एक ओके, सो बेसिकली चेतन क्या होता है कि आजकल 11th-12th में, आई विल टेल यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है? तो 11th-12th में आपके पास साइकोलॉजी का सब्जेक्ट होता है, एनसीईआरटी की बुक्स होती है, स्कूल टीचर साइकोलॉजी। तो यू कैन परस्यू साइकोलॉजी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। 11th-12th की साइकोलॉजी इज लाइक द ओवरव्यू ऑफ द होल साइकोलॉजी, की ओवरव्यू आप साइकोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हो। आपको पता भी चल जाएगा शुरू में पढ़ के कि आपको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना, उस चीज की भी आपको एक नॉलेज मिल जाती है। तो बेसिकली चेतन इसमें क्या होता है कि अगर आपने 11th-12th में साइकोलॉजी परस्यू करी है तो वेल एंड गुड, नहीं करी है तो भी कोई बात नहीं है, कुछ स्कूल्स में नहीं है अभी भी। उसके बाद आपको बैचलर्स करनी होती है, 3 साल की आपकी बैचलर्स होती है मेजरली साइकोलॉजी में। अगर आपको बैचलर्स इन साइकोलॉजी डीयू से नहीं मिलती है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, एमिटी वगैरह है, जहाँ से आप परस्यू कर सकते हो। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप, मैं सजेस्ट करूंगी आप बीए प्रोग्राम ले लो, और बीए प्रोग्राम में सब्जेक्ट साइकोलॉजी ले लो, उसके बाद भी आप परस्यू कर सकते हो। बैचलर्स करने के बाद इंडिया में जॉब्स इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं साइकोलॉजी में, आपको मास्टर्स करनी होती है, ठीक है? आप मास्टर्स कर सकते हो साइकोलॉजी में, अगेन किसी भी फील्ड में। आप वहाँ पे आपकी स्पेशलाइजेशन आ जाती है कि आप क्लिनिकल में कर रहे हो, आप काउंसलिंग में कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, वहाँ पे आपका स्पेसिफिकेशन क्लियर हो जाता है। उसके बाद यू आर एलिजिबल टू वर्क, यू आर एलिजिबल टू टेक सेशंस आल्सो एंड एवरीथिंग। लेकिन कुछ लोग उसके बाद एमफिल परस्यू करना चाहते हैं, या फिर आप वहाँ पे उसके बाद रिसर्च में जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हो, वो आपका इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फर्क पड़ता है। अब हमारे जो वो बॉडी है, यूजीसी की बॉडी है, उन्होंने एमफिल बंद कर दिया है। तो अब आपका जो बैचलर्स और मास्टर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा वही सफिशिएंट होगा, जिसके बाद आप अपना एमफिल का वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। सो दीज आर द न्यू लॉज व्हिच हैव कम इनटू साइकोलॉजी भी अभी इसी साल से। दिस इज द न्यू अमेंडमेंट व्हिच हैज कम। तो एमफिल की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएचडी अगर आपको करना है दैट इज योर पर्सनल चॉइस, लेकिन मास्टर्स करने के बाद देयर आर डिफरेंट कोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल। जैसे मैंने करा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो ऐसे करके बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से आपको और ऑथेंटिकेशन और स्पेशलाइजेशन मिलता रहेगा। जरूरी नहीं है बिल्कुल शुरू से शुरू करो, अगर आपके पास स्कूल में नहीं था बैचलर्स कर लो, कोई बात नहीं, बैचलर्स नहीं था मास्टर्स कर लो। तो साइकोलॉजी में लेकिन एटलीस्ट एजुकेशन लेना, मैं बोलूंगी पर्सनल लेवल पर, कि बहुत जरूरी है। बिना एजुकेशन के प्लीज इंस्टाग्राम पे या रिलेटिव्स में ज्ञान मत बांटो, बिकॉज खराब या नेगेटिव इंफॉर्मेशन देना सामने वाले का अच्छा करने की जगह उसको और बुरा कर सकता है। आप ये सोच के चलो, आप उसकी भलाई चाहोगे लेकिन वो उस पर और उल्टा भी इम्पैक्ट कर सकता है। मेंटल हेल्थ इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग। लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोगों की जान तक खत्म हो जाती है। तो आपको उस पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि आपका एक स्टूपिड एडवाइस या फिर एक स्टूपिड डिसीजन या फिर आपने एक स्टेटमेंट अगर उसके आगे बोल दिया तो वो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। सो इट्स जस्ट दैट एजुकेशन इन दैट सेंस वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये तो हो गया स्कोप का। अगर बाई चांस अगर किसी को एज अ जॉब के एज अ मास्टर्स के कंप्लीट हो गए, जैसे हमने मास्टर के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो आपने पहली जॉब कैसे क्रैक की? मैंने पहले जॉब कैसे करी? सो बेसिकली मेरी तो प्लेसमेंट चेतन डायरेक्टली कॉलेज से हुई थी। व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स वी हैड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो आई थी हमारे कॉलेज में इंटरव्यूज के थ्रू। तो मैंने काम करा था प्रोजेक्ट काका में, विच इज चिल्ड्रन अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज, बेसिकली काका, CACA। तो उसमें वी यूज्ड टू डील विद विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, या फिर पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स में अवेयरनेस जनरेट करना, इन सब का मेरा काम था। आप एज ए साइकोलॉजिस्ट बहुत वाइड फील्ड्स होती हैं, आप काउंसलर की तरह भी काम कर सकते हो, आप हॉस्पिटल सेटअप में काम कर सकते हो, आप एज अ टीचर काम कर सकते हो, आप एनजीओ में काम कर सकते हो, आप अपनी प्राइवेट काउंसलिंग की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। तो ये सारी फील्ड्स होती हैं जहाँ पे आप एज ए साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हो इन इंडिया। अगर किसी को कैंपस के थ्रू नहीं जाना, ऑफ कैंपस जाना है, तो उनके लिए कोई एडवाइस?
ऑफ कैंपस के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कि बहुत सारी एनजीओज हैं। प्रथम फाउंडेशन हो गए। बेसिकली एनजीओज में साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है, गवर्नमेंट बॉडीज में होता है, जैसे कि सीडब्ल्यूसी हो गया, वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट का रोल। गवर्नमेंट की बहुत ओपनिंग आती रहती है। अभी टेलीमानस की ओपनिंग निकली है। टेलीमानस में आप ऑनलाइन टेलीफोन पे काउंसलिंग प्रोवाइड करते हो, तो वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, पीएम मोदी के अंडर वो आपकी स्कीम चली है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती है जिनकी साइकोलॉजिकल ओपनिंग आती है। टीचिंग की जॉब निकल सकती है, आप काउंसलर, स्कूल काउंसलर का रोल आप कर सकते हो, आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे क्लिनिकल सेटअप्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स ने खोल रखे होते हैं, उनमें काउंसलर्स की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आपका रोल अगर आपको कैंपस में नहीं मिल रहा है, सो यू कैन फाइंड इट आउट लाइक दिस। इज द लास्ट थिंग। सो इस जो भी हमने अभी रिपोर्ट किया, जो भी हमने बात की, इस पॉडकास्ट से आपको क्या लगता है क्या क्या आउटकम होने चाहिए एज अ ऑडियंस, एज अ ऑर्गेनाइजेशन? इस पॉडकास्ट के आउटकम मुझे लगता है कि सबसे पहले जो मेरा मोटिव रहता है वो रहता है मेंटल हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस जनरेट करना, विच इज अ मेजर थिंग। एंड यूट्यूब या पॉडकास्ट ऐसे चैनल्स होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। मतलब आई हैव सीन इंडिविजुअल, रिक्शा वाले हो गए, ऑटो वाले हो गए, या ऐसे भैया कभी यूट्यूब चैनल चलते रहते हैं। सो आई वुड वांट कि एक तो अवेयरनेस जनरेट हो, अपार्ट फ्रॉम दैट अदर पीपल जिनको कुछ कुछ टेक्निक्स पता चल सके कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन एन इंडिविजुअल लेवल हाउ इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ इज फॉर यू, और आप कैसे उसके साथ डील कर सकते हो, आप कैसे उसके साथ कोप अप कर सकते हो, आपको कैसे आगे बढ़ना है, ये सब चीजों को लेके। सो आई वुड रियली वांट कि ये पॉडकास्ट इन सब चीजों में हेल्प कर सके individuals को। Also if anybody wants to reach out, मतलब they can reach out to you, and मतलब if it is okay for you, you can link down my LinkedIn का profile and people can reach out to me अगर कोई भी issues हो। तो अगर कुछ भी आपको लगता है कि आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, या आपको मेरे से बात करनी है, या आपको किसी चीज से डील करना है, जस्ट फील फ्री टू रीच आउट टू either you or me in any way possible। सो इस तरीके से एटलीस्ट पीपल कैन कम अप। कॉन्फिडेंशियलिटी जरूर मेंटेन रहेगी, उस चीज की कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अवेयरनेस जनरेट होगी, लोगों को पता चलेगा और मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। आई थिंक दीज आर द मेजर आउटकम्स व्हिच आई कैन सी फ्रॉम द पॉडकास्ट, एंड इट वाज रियली फन एंड इट वाज रियली गुड, आल्सो इंफॉर्मेटिव। दिस इज व्हाट आई थिंक। Thank you, Kasis, for like his amazing knowledge and share your personal experience also. Thank you. Thank you so much, Chetan. Thanks a lot.